अप्लाइड फोर्स। इसमें हाँ प्रोपोर्शनल आता है वो, बिल्कुल वो पहले से डिफाइंड है। नहीं मतलब वो डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, उसमें ये लिखा ना था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हाँ ऑफ वो अ पहले बॉडी। से डिफाइन नहीं नहीं, हम कह रहे हैं ये वाली जो चीज है ना कि मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत होगी, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। हम्म। सीधी सी बात है ना। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, एक्सेल मतलब चेंज करने के लिए, और एक्सेलरेशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, वो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो वही बात हो गई कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, फोर्स। और अगर वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है, फोर्स की वजह से, तो मोमेंटम में भी तो चेंज आ जाएगा ना। ये सर, क्योंकि ठीक है। मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी भी चेंज इन मोमेंटम से हाँ डिपेंड। सीधी सी बात है, मोमेंट वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो डायरेक्टली शुरू में जो फोर्स डिफाइन हुआ था, तो सबसे पहले इसी तरह से डिफाइन हुआ था। ठीक है, समझ में आई बात। सर इसी से आया ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हम्म, उसी से आता है। ठीक है, वो तुम पहले फर्स्ट वाला लेक्चर देखना, ठीक है, वो हाँ छोटी छोटी ठीक है। चीजें यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका, तुम आगे अभी देखो पहले। ठीक है, वो पहले फर्स्ट वाला लेक्चर देख लेना, तब समझ में आएगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ से। ठीक है, थर्ड लॉ हमने पढ़ा दिया था, लेकिन वो फहाद, अभी जो है इस वाले लेक्चर में, क्योंकि ये वैसा वाला कोई डेमो लेक्चर नहीं है, ये रेगुलर लेक्चर के बीच का लेक्चर है, इसीलिए इसमें बिल्कुल वो पहले की बेसिक वाली चीज़ों की बात ज़्यादा नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन जितनी भी तुम्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तुम पहले पहले वाले लेक्चर्स देख सकते हो। वो लेक्चर देखते जाओगे, जो जो प्रॉब्लम होती जाएंगी उसमें पूरा बेसिक से पढ़ाया गया है। जैसे इसी का फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो उसमें पूरा बेसिक से बताया है हमने, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया। ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना फहद। तो ऐसे कर लेना, उसको पहले फर्स्ट लेक्चर देखना, उसके बाद उसके हिसाब से तुम वो कर सकते हो। और बाकी फ्रीडम देखो सबको है, हर टाइम की थोड़ा तुमको भी एफर्ट करना पड़ेगा। हम अब बिल्कुल स्टार्टिंग से बैच तो स्टार्ट नहीं करेंगे, ये क्लियर है। ठीक है, यहीं से चलेगा आगे। और पीछे के लेक्चर यूट्यूब पे सारे पड़े हुए हैं मेरे, तो वो देख देख के उसमें से जितनी जितनी भी प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं। मतलब हम कर देंगे उनको सॉल्व, तुम मैसेज कर सकते हो हमें, अलग जो भी हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें हम तुमको सॉल्व कर देंगे, समझा देंगे सारी चीजें। लेकिन डायरेक्ट अगर यहाँ से कहोगे कि पीछे से पहले से स्टार्ट करें तो वो शायद अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल देखो ये वाला लेक्चर, ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर देखोगे फोर्स का तो शायद थोड़ा समझ में आएगा, वो बिल्कुल बेसिक से है वो। ठीक है, चलो। सर चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं ना। हाँ, चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स होता है, लेकिन हर चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स नहीं होता है। वो एक स्पेशल केस है कि अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज हो जा रहा है बहुत कम टाइम में, तब इम्पल्स बोलते हैं उसको। वैसे मतलब क्या होता है सर, सडन एवरेज फोर्स एक्सीडेंट में, टू टाइम इंटरवल। एक्सीडेंट में होता है ना, हम्म। मोमेंटम अचानक से चेंज होता है, मतलब अचानक से बॉडी रुक रुक जाती है। बहुत अच्छी खासी भारी भरकम, मान लो कार है, एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी बॉडी अचानक से ही रुक जाएगी, तो वेलोसिटी अचानक से जीरो हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, तो मोमेंटम उसका बहुत तेज डिक्रीज हुआ। ठीक है, मान लो 50 की स्पीड पे चल रही थी, तो उसको तुम कन्वर्ट, मान लो चलो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, इसको बोलते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतनी स्पीड से चल रही थी, चेक करोगे कि अब मान लो कार का मास अच्छा खासा होता है, तो 1000 किलो मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ठीक ठाक होता है, बाइक का ही होता है, मतलब 200 हो जाता है। तो 1000 किलो कार का मास मान लेते हैं, तो मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो क्या आएगा, 20,000, 20,000। ठीक है, मोमेंटम की वैल्यू, बहुत ज्यादा मोमेंटम हुआ, और अचानक से अगर 20,000 से जीरो पे आ गया तो एक्सीडेंट में यही तो होता है। ये इतनी सर। तेज चल रही थी, टकरा गई, अचानक से वेलोसिटी हो गई जीरो, तो मास इंटू वेलोसिटी भी हो गया जीरो मोमेंटम जीरो, जीरो। मोमेंटम जीरो। तो इस सडन चेंज में जो मोमेंटम का चेंज आया बहुत कम टाइम में, उसको इम्पल्स बोलेंगे हम। ठीक है, और उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड था उसको इम्पल्सिव फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। देखो अब यहाँ थोड़ा ध्यान देते हैं, थर्ड लॉ में एक बात लिखी हुई है कि फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। अच्छा, अभी अगर हम तुम लोगों से कहें कि एक फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ, लगाया सबने, नितिशा, तो किस पे अनीता, लगाना है? हाँ, किस पे लगाना है? किस पे लगाना है, ये क्वेश्चन किसी और का है क्या कि किस पे फोर्स लगाना है, अनीता तुम्हारा या फिर नितिशा तुम्हारा।
नो सर। सर हाँ, ये क्वेश्चन है नितिजा, तुम्हारा नहीं है, तो तुमने किस पे फोर्स लगाया फिर? सर चेयर में। तो कुछ कोई तो चीज चाहिए ना दूसरी फोर्स लगाने के लिए। अगर तुम्हें स्पेस में अकेले छोड़ दिया जाए तो फोर्स कैसे लगाओगी? अकेले मतलब बिल्कुल ही अकेले, कुछ नहीं है वहां पे, फिर फोर्स कैसे लगेगा? पॉसिबल नहीं है ना। तो जब फोर्स को लगने के लिए दो दो चीजों की जरूरत होती है, टू थिंग्स, ठीक है? क्योंकि बिना दो चीजों के फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि हम कह दें कि फोर्स लगाएं, अगर यस सर। कोई अर्थ अर्थ ही फोर्स लगा रही है, अगर कोई कोई चीज हो ही ना फोर्स लगाने के लिए, तो किस पे लगाएगी? आई बात समझ में? तो फोर्स का एग्जिस्टेंस खत्म। जैसे हम बॉडी को आइसोलेट कर देते हैं तो कोई फोर्स ही नहीं फिर। क्लियर? तो दो चीजें जरूरी हैं उसको, कोई दो चीजें तो होनी चाहिए जिनके बीच में फोर्स लग रहा हो। अब चाहे वो कांटेक्ट करके लगे चाहे बिना कांटेक्ट किए लगे, ये अलग बात है। हो सकता है दो दो चीजें टच करके फोर्स लगा रही हैं, जैसे एक रॉड एक इस पे लगा रही हो, क्या नाम है, या एक चलो नीडल है, एक नीडल है वो एक ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है, तो एक नीडल है एक ब्लॉक है। तो ऐसे ही फिर एक्शन रिएक्शन की बात आती है। इसी वजह से तो एक्शन रिएक्शन बोला गया है। एवरी बोलना मतलब इतना मजाक बात नहीं है, समझ रहे हो ना तुम लोग? एवरी और ऑलवेज ये सब वर्ड्स जो हैं आसानी से यूज नहीं किए जाते हैं, सोच समझ के यूज करने होते हैं कि फिर हर सिचुएशन में होना चाहिए फिर वो। ऐसा नहीं कि कोई सिचुएशन उससे छूट जाए। क्लियर? चाहे बड़ी से बड़ी चीज ले लो या छोटी से छोटी, तो ईच एंड एवरी यूज करना बड़ा रिस्की सा होता है, लेकिन फिर भी यूज किया गया है, इसका मतलब है कि बहुत चीजें सोच के किया गया है। क्लियर? तो जैसे अर्थ है, तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, मान लो टच तो अर्थ को नहीं करना पड़ता किसी चीज को खींचने के लिए, लेकिन कुछ होना तो चाहिए ना खींचने के लिए, किसको खींचेंगे? आ रही है सबको बात समझ में? दो चीजें होनी जरूरी है। तो इसीलिए लिखा गया है, और जब दो चीजें होंगी तो उन्हीं उन्हीं में तो आपस में फोर्स होगा। हम कह रहे हैं कि अर्थ हम पे फोर्स लगा रही है, क्यों? हम ये नहीं कह सकते कि हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं। बताओ। हो सकते हैं सर। हो सकता नहीं, होता ही है। हाँ मतलब होता दो ही है आप। बॉडी ही दो बॉडी ही आपस में फोर्स लगाती है एक दूसरे पे, कभी भी एक सिंगल बॉडी नहीं कर सकती ऐसा। आई बात समझ में? होता ही है वो। तो इसीलिए फोर्स भी पेयर में होगा, क्योंकि दो बॉडी आपस में लगा रही है तो ए बी पे लगाएगी और बी ए पे लगाएगा, है ना? तो इसीलिए फोर्स भी एक साथ दो आते हैं, कभी भी एक फोर्स की बात ही नहीं होती है कि कोई एक चीज दूसरे पे लगा रही है, हमेशा वो दूसरी वाली भी पहले वाले पे लगा ही रही होगी। क्लियर है? सीधी सीधी सी बात है ना। जैसे कि हमेशा हम चार्जेस की बात करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ईच अदर ना आपस में, ये इसको और ये इसको अट्रैक्ट ईच अदर, तो ईच अदर ना आपस में। कभी भी ये थोड़ी ना होता है कि एक चार्ज दूसरे को तो कर रहा है अट्रैक्ट, दूसरा नहीं कर रहा है। हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, सही बात है ये? इतना ठीक है कहना? नहीं सर। नितिशा, अनीता, इतना कहना यस काफी है सर। कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है? यस सर। पक्का? सर आयरन और को रोक देंगे तो मैग्नेट भी तो आयरन के पास आ ही सकती है, तो वही फिर तो एक बात है, तरीके से अगर उल्टा ही मैग्नेट होगा। मैग्नेट छोटा हो जाए, मैग्नेट मान लो छोटा सा है, 5 सेंटीमीटर के साइज का मैग्नेट है एक, ठीक है, एक बार मैग्नेट है 5 सेंटीमीटर के साइज का, और तुम्हारे घर का गेट है आयरन वाला, तो क्या गेट को अट्रैक्ट कर लेगा ये 5 सेंटीमीटर वाला छोटा सा मैग्नेट? कि ये मैग्नेट ही अट्रैक्ट हो जाएगा? तो अल्टीमेटली मैग्नेट सिर्फ अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, मैग्नेट और आयरन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ये बोलना ज्यादा सही है। हुआ क्लियर ना क्या बात हो रही है? तो इसीलिए फोर्स हमेशा दो में एग्जिस्ट करता है, कभी भी एक सिंगल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। हुआ क्लियर? जैसे यस। कि अगर मम्मी ने थप्पड़ मारा तो जो गाल पे चोट लगी तो मम्मी के हाथ पे भी लगी, सीधी बात है, दोनों तरफ से इंपैक्ट होता है। चलो अब आगे देखें। एक्शन रिएक्शन में इसीलिए ये वाली चीज आती है, इतनी आसानी से कह दी जाती है। तो देयर इज नो cause effect if there is no cause effect relation implied in the third law। यानी कि कॉज और इफेक्ट वाला कोई चक्कर नहीं है कि कोई कॉज हुआ तो उसका कोई इफेक्ट आएगा। यानी कि हम लोग सोचते हैं हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ हुआ तो है नहीं, फोर्स लगाने से इफेक्ट तो कुछ आया नहीं, तो इसीलिए इफेक्ट के हिसाब से हम ये फोर्स का इक्वल ऑपोजिट होना देख नहीं पाएंगे। अगर हम इफेक्ट देखने की कोशिश करेंगे ना तो नहीं देख पाएंगे। हुआ क्लियर? हर बार इफेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन लग रहा होगा फोर्स, तुम फील कर सकते हो, इसीलिए कॉज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है वहां से।
अब आगे चलते हैं इसके, ये क्वेश्चंस वगैरह कुछ थे। इनको अभी थोड़ा रुक के करेंगे, पहले थोड़ा आगे पढ़ लिया जाए इसमें। हम्म तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन ही चल रहा है शायद। हाँ ठीक है, आंसर और फिर ये है। तो हम लोग चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। ठीक है, कि मोमेंटम कंजर्व भी होता है। सर ये तो क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे? अभी थोड़ा ये इसके आगे पढ़ लें, उसके बाद फिर से। हम्म यस सर। वो तो सॉल्व करेंगे ही, ये भी और ऊपर वाले भी करेंगे, ऊपर भी थे ना, लेकिन ये क्लास की शुरुआत है इसलिए नहीं कर रहे हैं। शुरू शुरू में क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे तो समझ में क्या आएगा, वो एक मैटर है। और क्योंकि कुछ बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है, पीछे का नहीं पढ़ा है, तो वो एक प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहली बात तो कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? मोमेंटम कंजर्व करेंगे वो तो ठीक है, पर होता क्या है कंजर्वेशन का मतलब? कंजर्व करने का क्या मतलब है? सर उसमें कुछ चेंज ही नहीं होगा, फाइनल और इनिशियल पे वो सेम ही होगा। हम्म कोई चीज अगर बदल नहीं रही है, जैसे कि मान लो बची हुई है, ठीक है, कोई चीज बची हुई है, जैसे है वैसे है। जैसे कि बैंक अकाउंट में 100 रुपए हैं अभी, और 5 साल बाद भी 100 रुपए हैं, और ना कभी 1 रुपए उसमें डले और ना कभी 1 रुपए उसमें से निकले। ठीक है, तुम्हारे वाले 100 रुपए बाकी इंटरेस्ट से आए होंगे, उसको छोड़ दो, बैंक अकाउंट छोड़ दो, एक वो गुल्लक समझ लो, उसमें 100 रुपए थे, अभी भी 100 रुपए हैं, तो कंजर्व हैं। ठीक है, ना कुछ आया ना कुछ गया। ठीक है, जो चीज जैसी है उसी अमाउंट में अभी भी है, तो इस चीज को कंजर्वेशन बोलते हैं। अब चाहे वो पैसा हो चाहे कोई और चीज हो। आ रही बात समझ में? इसीलिए इसको पैसे से समझाया, क्योंकि समझ में पैसे से इजीली आ जाता है। क्लियर? तो यस सर। तो कंजर्वेशन का बस यही मतलब है, बचा के रखना, बचा हुआ रहना। बचा के रखने में फिर ऐड करना भी नहीं होता है। सेव करना अलग चीज है कि हाँ उसको और ज्यादा उसमें ऐड करते जाओ, और ज्यादा चीजें डालते रहो। जैसे अगर पैसे बचाने हैं तो और ज्यादा उसमें पैसे जोड़ते चले जाओ। पैसे जोड़ना अलग है, बचाना अलग है। बचाने का मतलब कि उतने पैसे बस हर बार बचाने हैं, सेम अमाउंट। ठीक है, तो वो कंजर्व हो गया। तो ऐसे ही मोमेंटम कंजर्व रहता है। जैसे कि पहले तुम लोगों ने कंजर्वेशन किसका किसका सुना हुआ है? किसी का तो सुना होगा ना। यस, एनर्जी का। मास, एनर्जी का एनर्जी, सुना है, एनर्जी का सुना है, और मास मास। का सुना है। ये दोनों चीजें कंजर्व रहती हैं, है ना। तो बात यह है कि अगर मास कंजर्व रहता है, और एनर्जी भी कंजर्व रहती है, तो मोमेंटम को देखा जाए तो ऑब्वियसली कंजर्व रहना चाहिए। उसका रीजन है कि चलो अगर हम देखें, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। ये बात सबको पता है, यस सर। ये होती है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। हम्म तो इस अगर एनर्जी कंजर्व है, सोच के देखना, अगर एनर्जी कंजर्व है इसका मतलब ये वाली वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना। क्लियर? तो अगर हम P इज इक्वल टू एम वी में से V की वैल्यू यानी कि P बाई एम उठा के इसमें रख दें, क्योंकि बात यह है हम वेलोसिटी को चेंज होने से रोक नहीं पाएंगे, तो फिर कंजर्वेशन को कैसे देख पाएंगे? समझ नहीं आया? ठीक है ना, ये बात हजम नहीं हो पाती, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी या क्या नहीं होगा उसके हिसाब से हम समझ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते ना चेंज ही नहीं होगी कभी। क्लियर है? तो टोटल मोमेंटम, पूरे सिस्टम के मोमेंटम की, एक बॉडी के मोमेंटम की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। एक सिस्टम के मोमेंटम की बात हो रही है। जैसे कि बुलेट और गन पूरा एक सिस्टम यस था। सर। ठीक है, पूरा एक सिस्टम था, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो पूरे सिस्टम का कंजर्व रहेगा। जितना पहले था उतना रहेगा, ये पक्का है। ये नहीं कह सकते बुलेट का हर समय रहेगा। क्लियर? तो ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें कि वेलोसिटी को हटाना था, इसीलिए हमने मोमेंटम से हटाया, तो v² की जगह क्या आ जाएगा? p² अपॉन m²। कुछ डाउट है इसमें? ये आ जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू पी बाई एम है, तो p² बाई v², p² बाई m² v² हो जाएगा। रख दिया, एक मास कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? हाफ p² बाई m, है ना। और यहां से अगर हम मास को उस तरफ ले जाएं ऊपर, और बाई 2 को भी ऊपर ले जाएं, तो इस तरफ हो जाएगा 2k, ये हट गया। m भी ले जाएं तो इस तरफ हो जाएगा 2km या 2mk, ऐसे बोल सकते हैं, इज इक्वल टू p²। सही है, मोमेंटम का स्क्वायर। आई बात समझ में? तो अगर हम रूट ले लें दोनों तरफ तो क्या आएगा? तब आएगा p इज इक्वल टू अंडर रूट रूट टू 2
एम के। अब जरा ये बात बताओ कि एक सिस्टम के मोमेंटम में अगर सिस्टम में उसका मास कंजर्व है, चेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी भी कंजर्व है, तो बचा क्या चेंज होने के लिए यहाँ पे? टू थोड़ी ना अपनी वैल्यू बदल देगा। टू की वैल्यू है क्या अलग अलग किसी के लिए? नहीं ना। नो सर। एम और के अगर कांस्टेंट हो गए तो सोचो पी कांस्टेंट नहीं हो गया। क्लियर है एक सिस्टम का। लेकिन ध्यान रखना एनर्जी कंजर्वेशन भी, जैसे अगर एक बात बताओ, तुम्हारा एनर्जी कंजर्व रहता है क्या? तुम लोगों की बॉडी की एनर्जी कंजर्व रहती है? नो सर। नहीं रहती ना। तो फिर ये एनर्जी कंजर्वेशन लगता कहाँ है? कौन से हिसाब से कहा जा रहा है कंजर्व रहता है? तुम लोगों का मास कंजर्व रहता है क्या? कम ज्यादा नहीं होता रहता है? कंजर्व रहने का मतलब फिक्स रहना, उतना ही रहना। कम ज्यादा तो होता रहता है, कभी किसी का वेट बढ़ जाता है, मतलब मास बढ़ जाता है, कभी किसी का घट जाता है। तो फिर कैसे कह रहे हैं कंजर्व? क्योंकि ये सारी कंजर्वेशन की बातें आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कही जाती हैं, जो कि कोई ध्यान ही नहीं देता है कि किसके लिए कही जा रही है। और आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है? सर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। वो बात नहीं है जिसके आसपास कुछ है ही नहीं जो फोर्स लगाएगा या कुछ भी करेगा एनर्जी का लेन देन हो पाए। ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हें कुछ चाहिए और तुम्हें कुछ देना भी है। मान लो तुम्हें पैसे चाहिए और तुम्हें खाना देना है किसी को, या तुम्हें खाना चाहिए और तुम्हें किसी को पैसे देने हैं, तुम्हारे पास हैं पैसे, तो कोई होना तो चाहिए। रेगिस्तान में छोड़ दें तो फिर कहाँ से तुम वो पैसे दे के खाना एक्सचेंज करोगे? है ना। एक्सचेंज करने के लिए कोई होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर तुम आइसोलेट हो गए हो, आइसोलेट होने का मतलब पूरी दुनिया से अलग हो गए हो, कट गए हो, वहां कोई है ही नहीं जो तुमसे एक्सचेंज कर पाए, तो तुम एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। अपना उसको कुछ दे नहीं पाओगे और उससे कुछ ले भी नहीं पाओगे। हुआ क्लियर? ये चक्कर है। तो स्पेस में अगर ये चीज देखी जाए तो मान लो हम अर्थ को ऐसी जगह ले जाके छोड़ दें कि बाकी सारी चीजें उसके ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उससे दूर है। यानी कि अर्थ किसी की ग्रेविटेशनल फील्ड में भी नहीं है और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में भी कोई नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तब अर्थ को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे और तब अर्थ की एनर्जी को कंजर्व बोलेंगे, तब अर्थ के मास को कंजर्व बोलेंगे। आई बात समझ में? अभी नहीं है कंजर्व। हम अर्थ पे एनर्जी को कंजर्व नहीं बोल सकते हैं। समझ रहे हो? मास को कंजर्व नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अर्थ एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। हम लोगों ने मार्स पे रोवर भेजा है ना। रोवर मतलब एक रोबोट टाइप का जो कि वहां की इंफॉर्मेशन यहाँ पे भेजेगा। यस सर। वहां वो आराम से टहल रहा है, मस्त बिल्कुल घूम रहा है। तो यहाँ के ऑब्जेक्ट से ही तो बनाया है हमने, यहाँ के मटेरियल यूज किया है, आयरन प्लास्टिक ये वो, वही तो यूज किया है, उसी को तो बना के वहां भेजा है, रबर रबर सब। तो मास तो चला गया ना यहाँ से। तो अर्थ कैसे मास में कंजर्व रहा? जब तक हम लोग अर्थ से बाहर नहीं जा पा रहे थे या कोई दूसरी चीज मास वाली चीज अर्थ पे नहीं आ रही थी, तब तक अर्थ का मास कंजर्व है। अब जैसे कोई एस्ट्रॉइड आके गिर गया तो वो भी तो एक्स्ट्रा मास आ गया ना, तो कहाँ कंजर्व रहा? क्लियर हुआ कुछ? ध्यान रखना कोई भी कंजर्वेशन आइसोलेटेड सिस्टम के बेसिस पे चलता है। हम लोग भी एनर्जी मतलब लूज नहीं करेंगे अगर हमारे पास आसपास कुछ हो ही ना एनर्जी लूज करने के लिए, क्योंकि किसी को देनी पड़ती है। कोई ना कोई एनर्जी हमसे ले लेता है। अब जैसे हम लोग की खाने पीने की एनर्जी है, वो कौन ले ले रहा है? वो जाती है हीट में। और हीट कौन रिसीव कर रहा है? हमारे आसपास की गैस यानी कि एयर जिसमें हम बैठे हैं। समझ रहे हो? और यही तो रीजन है कि सर्दियों में अब उस तरह के कपड़े आ रहे हैं जो भले देखने में पतले लगते हैं पर वो ऐसे हैं कि वो हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं। तो तुम अपनी ही हीट से गर्माहट फील कर सकते हो, मतलब एक सही रह सकते हो, कोल्ड नहीं होगे। बाहर की एयर को तुम्हारी बॉडी से कांटेक्ट करने को मिलता ही नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है ज्यादा। हीटेड रहते हो अंदर से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और वही अगर कपड़े उतार के रहो तो फिर क्या होगा? सर्दियों के टाइम में हीट ट्रांसफर होगा तो तुम्हारी एनर्जी खर्च होगी। समझ रहे हो? इसीलिए ठंड से मौत हो जाती है बड़ी आसानी से, एनर्जी खर्च हो रही है। और इसका उल्टा भी सही है कि एनर्जी बहुत तेजी से रिसीव भी नहीं कर सकते हम। एक लिमिटेशन है ना एनर्जी रिसीव करने के लिए। जैसे खाना है, फूड है, फूड ज्यादा खाने में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि फूड है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ज्यादा एनर्जी, तो अब उसकी एक लिमिटेशन है रिसीव करने की, हम लोगों की बॉडी की
रिसीव करने की लिमिटेशन है, और हर बॉडी की थोड़ी तो अलग अलग भी है, किसी की 2 रोटी की है, किसी की 4 की, किसी की 8 की, किसी की 20 की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अलग है, तो उसके हिसाब से तय होता है कि हाँ कितना कोई रिसीव करेगा और कितनी देर में कर सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 8 रोटी नहीं खा सकते। तुम लोग नहीं खा सकते हो क्या 8 रोटी? बताओ। चलो इसको 20 कर देते हैं, 20 रोटी खा सकता है कोई? हाँ सर, कुछ लोग खा सकते हैं। नहीं नहीं, तुम लोगों की बात कर रहे हैं, नहीं। तुम नहीं खा सकते हो। नितिशा, अनीता, नो सर। अनीता खा सकते हो 20 रोटी? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कट कट के आ रही है आवाज। हेलो, अब आ रही है क्लियर? नो सर, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। एक बार लीव करके ज्वाइन करो, ठीक है। देखो, तो जो लोग कह रहे हैं नहीं खा सकते हैं, ये बेवकूफी नहीं है। हमने कब कहा एक बार में खाना है? अगर 5 दिन का मिलाया जाए तो 20 रोटी नहीं हो जाएगी, अगर कम कम भी खाते हो तो। वैसे तो हम लोग कम दिन में ही खा लेंगे, 2-3 दिन में, लेकिन 5 दिन का मिलाया जाए, 10 दिन दे दे तुमको तब तो खा लेंगे। 10 दिन में टोटल 20 रोटी खानी है नितिशा? खा पाओगी? यस सर। तो इसका मीनिंग तो समझ में आ रहा है हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी है तो उसके इनटेक करने का या फिर रिलीज करने का एक रेट होता है, स्पीड है। इतनी जल्दी जल्दी ले सकते हैं या दे सकते हैं, उसका एक सिस्टम है पूरा, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी का टाइम के साथ एक रिलेशन है। हम लोग पूरी लाइफ में इतनी सारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं और रिलीज करते हैं कि जो सुनोगी तो दिमाग खराब हो जाएगा। उससे शायद बड़े बड़े पावर प्लांट चलाए जा सकते हैं, पूरे कई शहरों को बिजली दी जा सकती है। एक एक इंसान जितनी एनर्जी रिलीज करता है या जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, जितना खाना वाना खा लेता है, ठीक है। लेकिन यही मैटर है कि हम लोग उस बात को समझते नहीं है कि ये ओवरऑल बहुत लंबे टाइम पीरियड में था। तो जैसे एनर्जी रिसीव करने का रेट या लूज करने का रेट होता है, जल्दी जल्दी या धीरे धीरे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? तो वही है, एनर्जीज के बारे में, मास के बारे में समझ में आया ना, कैसे कंजर्व रहते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात, अगर हम कहें कि P इज इक्वल टू, अगर √2 mk आता है मास कंजर्व और ये एनर्जी कंजर्व, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, तो सीधी सी बात है क्या कंजर्व हो जाएगा? मोमेंटम, है ना। अब यहाँ पे देखा ही जा सकता है कि हम लोग अगर इधर उधर जाते हैं कहीं, हम लोग अगर इधर उधर कहीं जाते हैं अर्थ पे, तो क्या हम लोगों के इधर उधर चलने का अर्थ के बाहर वाले मूवमेंट पे फर्क पड़ता है क्या, जो वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? नहीं। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हम लोग इंटरनल सिस्टम का पार्ट है। हम लोग इधर उधर जा रहे हैं तो कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व, वेलोसिटी कैंसल, समझ रहे हो? क्योंकि मोमेंटम में P इज इक्वल टू mv में ये v स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है। यानी कि एक बॉडी है 2 kg की, वो राइट साइड जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक बॉडी है 5 kg की, वो लेफ्ट साइड जा रही है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड से। और अगर ये दोनों बॉडी को हम एक सिस्टम मान लें, ये दोनों बॉडी एक ही सिस्टम का पार्ट है, तो इस सिस्टम में हम मोमेंटम को बोल सकते हैं कि कंजर्व है, क्योंकि इनको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 2 10 20, और इसको करोगे तो 5 4 भी 20। लेकिन एक है राइट साइड में 20 मोमेंटम और एक है लेफ्ट साइड में 20 मोमेंटम, कितना हो गया? 0 नहीं हो गया? होगा सर। यही मैटर है। क्लियर? बुलेट्स वगैरह के साथ भी यही होता है सब कुछ। तो जिसको भी हम एक सिस्टम अगर मान लेते हैं ना, तब समझ में आती है बात। तो पहले हमको सिस्टम डिफाइन करना जरूरी होता है इस केस में। क्लियर हो रहा है सबको? नितिशा? सर कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। जैसे कि सही में बताओ। सर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जैसे कि सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है या क्या नहीं, मतलब बताओ, कुछ वर्ड्स वगैरह बताओ सर कहाँ से। सिस्टम समझ आ रहा है कि सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कुछ मतलब एक से ज्यादा बॉडीज होनी चाहिए। नितिशा तुम बताओ, कहाँ पे कंफ्यूजन आई, मतलब कहाँ से समझ में आना बंद हो गया? कंजर्वेशन जो बता रहे हैं शुरू से सब कुछ भी नहीं समझ में आया, या फिर सर अभी बीच बीच का समझ में नहीं आ रहा था। बीच बीच का? जैसे कि कुछ कुछ बताओगी तो फिर वो बीच में ही पूछ लिया करो रुक के, तो हम बता देंगे तो क्लियर हो जाता है, या फिर अभी भी बता सकते हो। हमने बताया कुछ ज्यादा चीजें नहीं, सब पे अगर ध्यान नहीं भी दिया जाए, कि जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है,
तो कोई भी चीज कंजर्व अगर है तो हमको मैथमेटिकली भी उसको दिखाना और प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और कंजर्व रहने का पहले तो हम लोगों ने मीनिंग समझा, वो मीनिंग समझ में आया ना, कंजर्व रहने यस का क्या मीनिंग है, ठीक है। अब मोमेंटम कैसे कंजर्व है वो देखेंगे, तो वो हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आराम से देख सकते हैं, क्योंकि दोनों रिलेट होते हैं वेलोसिटी से, ठीक है, स्पीड से या वेलोसिटी से। क्लियर कि P होता है मास इनटू वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। कुछ डाउट नहीं यहाँ तक? तो इसी से कन्वर्ट करके अगर हम V को P बाई एम लिखें और यहाँ पे रिप्लेस कर दें P स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, तो क्या हो रहा है, कैंसिल होके एक मास गायब, तो हाफ P स्क्वायर बाई एम, है ना। अब एक इक्वेशन है उसमें तीन चीजें हैं P, K और M। अगर इनमें से दो कांस्टेंट है तो क्या तीसरी बदल सकती है? नो सर। नो सर। पक्का है ना नितिशा? तो वही मैटर है यस का, ये एनर्जी है, ये मोमेंट, ये मास है, और ये दोनों लॉज हम लोगों को पहले से पता है, तो उनका यूज करके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा अगर ये दोनों कंजर्व हैं किसी सिस्टम में। तो हुआ क्लियर? यस सर। और ये सिस्टम क्या है? वो सिस्टम वही है जो हम डिफाइन कर दें कि सिस्टम है। यानी कि तुम सिस्टम में पूरी अर्थ को भी ले सकती हो, ठीक है, सिस्टम में अपनी सिर्फ अपनी बॉडी को भी ले सकती हो, ठीक है, सिस्टम में अपने पूरे सोलर सिस्टम को भी ले सकती हो, सिस्टम में एक चींटी को भी ले सकती हो, कुछ भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ मास वास होने चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। तो बस इतना ही है सिस्टम में। एक सिस्टम में बुलेट और गन को भी ले सकती हो, जब वो एक साथ थे तो फायर होंगे तो बुलेट इस तरफ जितने मोमेंटम से जाएगी, गन इस तरफ भी उतने ही मोमेंटम से जाएगी या जाना चाहेगी, ठीक है। लेकिन मान लो हमारा हाथ है तो उसको इम्पैक्ट मिलेगा, इसीलिए झटका सा लगता है जब बुलेट फायर होती है ना गन से, तो गन में झटका आता है पीछे की तरफ। वो झटका कुछ नहीं है, वो गन पीछे जाना चाह रही थी पर मेरा हाथ है तो कैसे जाएगी, तो इसीलिए हाथ को ही पीछे धकेलेगी खूब कस के और बहुत जल्दी से, तो झटके जैसा ही तो होगा, इम्पल्सिव होगा ना वो, ठीक है। यस। अब क्लियर है कुछ कुछ? यस सर, और नाउ क्लियर। अब और क्या क्लियर नहीं था जो बीच में था? अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही तो वो जो नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर है, ठीक है। सिद्धार्थ तुम्हारा सिस्टम या कोई और चीज का जो पॉइंट है, तुम कह रहे हो कंफ्यूजन हो रही है? क्लियर है सर, वो थोड़ा एग्जाम्पल ज़्यादा हैवी हो गए थे। हाँ, वो हम काफी सारी चीजें बताने लगे थे, इसीलिए हम बुक खोल के रखते हैं, तुम्हें पता है, क्योंकि ऐसे सर पता वरना नहीं तो हम चलेगा। कहीं और ही चले जाएंगे। हाँ, इसीलिए, क्योंकि पता बहुत कुछ हो जाता है ना, तो फिर ये लिमिटेशन नहीं पता होती कि तुम लोगों को कितना बताना है, तुम लोगों के काम का कितना है, ठीक है। लेकिन ये सब काम का है जो हमने अभी बताया ना, क्योंकि बात ये है अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को यहीं रहना चाहिए, इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं अगर वो हम समझेंगे, जैसे अगर अभी तुम लोग सिस्टम समझ गए ना, तो फिर थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ोगे तो सिस्टम समझने में दिक्कत नहीं आएगी, पहले से क्लियर हो। यानी कि एक चैप्टर वहीं तक खत्म नहीं हो जाना चाहिए, उस चैप्टर से ऐसा भी कुछ सीखा होना चाहिए हमको लोगों को कि नेक्स्ट चैप्टर इजी हो जाए, नेक्स्ट और इजी हो जाए, उसका नेक्स्ट और इजी हो जाए। 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं तो छठा सातवां चैप्टर इजी लगे, चाहे उसके कॉन्सेप्ट कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि रिलेट तो करेगा ना कहीं से, कुछ तो पढ़ा है, इसलिए ठीक है। डिटेल में पढ़ते हैं और कुछ नहीं। चलो चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया, ठीक है। सर, कोलाइजन क्या होता है? कोलिजन टकराना होता है, कोलिजन का हिंदी मतलब टकराना, जब यस। टकराती हैं दो चीजें तो उसको कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी वही एनर्जी का क्या हुआ, मोमेंटम का क्या हुआ वगैरह वगैरह देखते हैं फिर हम लोग। सर टकरा के अगर वो अलग होगी तभी कॉलिजन ही होगा, या क्या फिर कह रहे वो हो? स्टिक होनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, टकरा के अलग हो जाए, स्टिक हो जाए, सब कोलिजन ही है, ठीक है। ज्यादातर अलग ही हो जाती है, टकरा के चिपक बहुत कम जाती है, वो बुलेट वगैरह और उन सब के केस में होता है, लेकिन उसमें बहुत सर सारी वैसे दूसरी चीजें भी कोलाइड का मतलब तो एक तरीके से जुड़ना ही होता है ना? नहीं, तो कोलाइड का मतलब टकराना होता है। अच्छा, टकराना होता है ना, ठीक है हाँ, सर। नहीं, कोलैब का मतलब होता है जुड़ना, कोलैबोरेशन, कोलाइड का मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर है, सबको समझ में आ गया है ना। और वही चीज है बुलेट, और उसका एग्जांपल सबसे अच्छा है इसमें, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कि अगर किसी का मोमेंटम मान लो पहले से, ये तो था रेस्ट वाली किसी चीज का मोमेंटम, हमने बुलेट और उसका जो एग्जांपल दिया या कोई दूसरी चीज का, वो पहले से रेस्ट पे थी, रेस्ट पे होने का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है, तो उसका मोमेंटम कितना रहा होगा, जीरो, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो जिसका मोमेंटम पहले से जीरो है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं आया है, अंदर की चीजें ही आपस में लड़ झगड़ रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं, एक दूसरे को मार रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो ओवरऑल मोमेंटम जीरो ही रहने वाला है,
यस सर। ठीक है, यही वही कॉन्सेप्ट है कि अगर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कोई फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो मोमेंटम को कैसे चेंज कर देगा? क्लियर? सिम वही चीज है जो पीछे पढ़ा तुम लोगों ने। आया ना समझ में नितिशा? यस सर। अनीता क्लियर हो रहा है ना? कुछ डाउट है? हेलो, नो डाउट सर। सर पक्का एक ना? वर्ड ना लीनियर मोमेंटम, उसका क्या मतलब है? यहीं पे है, यही है लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, मास इनटू वेलोसिटी। सर मतलब कि लीनियर मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट टाइप लाइन का में कुछ, जो काम स्ट्रेट हो का, रहा या फिर जो रोटेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है। है। स्ट्रेट जरूरी नहीं है, घूम भी सकते हैं, पर अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो स्ट्रेट टाइप का ऐसा कुछ, वो तो वो लीनियर स्ट्रेट हो होता जाएगा। है। हाँ, ठीक है। तो लीनियर का मतलब ही वही होता है कि सिंगल पावर में बोल सकते हो या वैसे करके। तो ये जो अभी जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो हम लोगों ने फर्स्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन पढ़ा, ये सब हम लीनियर मोशन ही तो पढ़ रहे हैं। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है। लीनियर मतलब कि हम मोशन को लीनियरली देख रहे हैं, सर उसका मतलब जो लीनियर लीनियर कैलकुलेशन कर रहे हैं। इक्वेशन होती है वो वाला लीनियर। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो, जैसे ये वेलोसिटी v है, ये लीनियर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। ये जो हाँ। एक्सेलरेशन a है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन ac या तो सेंट्रीपिटल वाला होने लगता है। ठीक है, फोर्स जो है ये लीनियर फोर्स है, इसका अगर पूरा नाम देखें तो। और जो, टॉर्क होगा उसमें। हाँ, टॉर्क होता है फोर्स का रोटेशन वाला इफेक्ट। तो बस यही चीज है, इस यही थोड़ा बेसिक डिफरेंस है लीनियर और वो बोलते हैं जो बार बार। हो गया सर यहाँ यहाँ पे पे हम क्लियर? लीनियर पढ़ रहे हैं ना। हाँ, फिलहाल सब लीनियर में ही तो चल रहा है। रोटेशन तो अभी आएगा, जब सेंटर ऑफ मास आएगा उसके बाद आएगा। चलो यहाँ से थोड़ा एक बार रीड कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। द सेकंड एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन लेड टू एन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकंड और थर्ड लॉ अगर हम मिक्स करते हैं तो हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके कॉन्सिक्वेंस से पता चलता है, लगता है कि ये होगा कंजर्व। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो पा रही थी ना। सेकंड लॉ का मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए। और इसका मतलब कि एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब फोर्स होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, अगर इसको वैसे देखें तो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी तब चेंज होगी जब नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो मास तो जनरली किसी बॉडी का चेंज होता नहीं है, अगर हम वैसे देखें तो। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, वैसे देखें तो नहीं होता। जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब तक तो मास चेंज नहीं होगा, मास भी चेंज नहीं होगा। मास चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए। जैसे एक टैंकर है, उसमें से पानी गिरता हुआ जा रहा है, तो रास्ते भर तो उसका मास चेंज होता जा रहा है ना, चलने के टाइम। मास तो सेम नहीं है, क्योंकि पानी गिर रहा है उसके अंदर से। लेकिन वो पानी क्यों गिर रहा है, बाहर निकला कैसे? विदाउट एनी फोर्स निकल आएगा क्या पानी? नो सर, पानी का डिपोज होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, नीचे गिरेगा तो तभी तो निकलेगा। यही तो मैटर है। कुछ तो ऐसा होगा ना जो उसमें क्रिएट होगा फोर्स, तभी वो बाहर आ सकता है। ठीक। तो टेक अ फैमिलियर एग्जांपल, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। ये नहीं बताएंगे, रहने दो, बता तो चुके हैं, कुछ है ही नहीं उसमें। तो इसमें वो देख सकते हैं कि बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया F, तो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया -F। सही है, उल्टा। हम्म। और उसके हिसाब से F -F हो गया, तो यहाँ से मोमेंटम का जो चेंज है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव में चलने लगा, तो इक्वल हो जाता है। और कुछ नहीं है, बस खाली एक का एक साइड होगा तो दूसरे का दूसरी साइड होगा, इतना ही तो अंतर आएगा। अगर हम इसको dp/dt समथिंग लिखने लगे तो, है ना, ऑफ 1 इज इक्वल टू dp/dt ऑफ 2। अनीता, कंफ्यूजन है? हेलो अनीता, कंफ्यूजन है? नितिशा, सर मुझे ये डीपी बाई डीटी वाली कॉन्सेप्ट में, क्या सर कह ये रहे तो हो? पता है कि फोर्स अपोजिट लगेगा, पर ये डीपी बाई डीटी क्या है ये नहीं पता। ये वही अभी जो पिछले वाले लेक्चर में था। चेंज इन मोमेंटम को हम फोर्स के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं ना, और जो जो कांस्टेंट आएगा तो वो कट नहीं जाएगा, इक्वल करेंगे तो इक्वल डीपी अपोजिट का होगा। मतलब स्मॉल चेंज। हाँ, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन टाइम में, शॉर्ट चेंज वैसा कुछ। चलो अच्छा, इसको छोड़ दो, वैसे तो समझ में आ गया ना जो हमने बताया मोमेंटम के चेंज में, वही है यस। बस। आगे चलते हैं। और किसी कोई कंफ्यूजन है? देखो, द सर टोटल मोमेंटम यही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कुछ नहीं है। किसी को कंफ्यूजन था क्या? हमें सुनाई नहीं दिया। नितिशा तुमने बोला था या अनीता तुमने? क्लियर सर। क्लियर है, चलो ठीक। तो टोटल द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। ठीक है, इंटरैक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि कांटेक्ट करके ही इंटरैक्ट करेंगे, किसी फोर्स से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो, चाहे वो ग्रेविटेशनल ही क्यों ना हो। सही है, ऐसा कुछ। और बस यही है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज
कंजर्वेशन मोमेंटम को लिखा ऐसे ही जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक। तो समझ में सबको आ गया। यहाँ पे ये सब जो बातें कही जा रही हैं वो वही है, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि पी डैश ए बाद का मोमेंटम है मान लो उसी सिस्टम का, और पी ए पहले का मोमेंटम है, ठीक है। तो ए के मोमेंटम में जो चेंज आया होगा वो इक्वल और ऑपोजिट होगा जो बी के मोमेंटम में चेंज आया होगा, अगर ए और बी इंटरैक्ट कर रहे हैं तो। हम्म, सही है ना, नाम दे रहे हैं ए बी, बुलेट गन भी समझ सकते हो, वही बात है, ठीक है। कि बुलेट के मोमेंटम में, क्योंकि दोनों फिलहाल रेस्ट पे थे, जैसे ही फायर हुआ तो बुलेट मान लो इस तरफ गई किसी मोमेंटम से, किसी एमवी से, बुलेट का मास और बुलेट की वेलोसिटी अपनी, तो गन भी उसके पीछे की तरफ जाएगी वो अपने मास और अपनी वेलोसिटी के हिसाब से, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, ये गन का है, लेकिन जो मल्टीप्लाई आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगी, मतलब मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए। क्लियर है ये सबको, अनीता, नितिशा? सर बीच कंफ्यूजन? बीच में आवाज कट के आ रही है मुझे, मतलब आवाज पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों आज ही अच्छा, ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, बीच में भी होता है। तुमने लीव करके ज्वाइन किया था? जी सर। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन समझ में आया ना वैसे करके? यस। तो यहाँ पे वही मैथमेटिकली तो दिखाया जा रहा है, और कुछ थोड़ी ना है। उसको नाम दे दिया है, बुलेट गन को ए बी नाम दे दो, तो जितनी तेजी से बुलेट इधर जाएगी तो उसका जो भी मोमेंटम होगा तो उसके ऑपोजिट गन जाएगी, ठीक है, उसका कुछ यस। मोमेंटम होगा तो वो बराबर आएंगे, ठीक है। चेंज इसके मोमेंटम में जो चेंज आया है और इसके मोमेंटम में जो चेंज आया है वो बराबर होगा, क्योंकि पहले जब किसी ने पकड़ा हुआ था गन को तब बुलेट भी रुकी हुई थी और गन भी रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी। तो यस सर। जब पहले का मोमेंटम जीरो था तो बाद का भी जीरो होगा बुलेट गन को मिला के। हुआ क्लियर? ऐसा कुछ है। तो ये तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ए बी क्या है, फोर्स ए बी डेल्टा डी? एफ फोर्स, देखो एफ ए बी ये लिखने का तरीका है कि जैसे ए विद बी पे कितना रिस्पेक्ट फोर्स टू, लगा रहा है ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी की वजह से ए पे कितना फोर्स है, और एफ बी ए का मतलब है कि ए की फोर्स वजह ऑन से बी। बी पे कितना फोर्स है। हाँ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की वजह से। नितिशा, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर। क्लियर है ना? तो चलें आगे। ये बस उसी को मैथमेटिकली दिखाया गया है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ अलग से नहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और इसको सेकेंड लॉ बोल रहे हैं, क्योंकि सेकेंड लॉ सिर्फ एफ इज इक्वल टू एम ए ही नहीं है, जहां से डिराइव हुआ था उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये यस सर। प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, बीटी। हाँ, या फिर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो ये दोनों को सेकेंड लॉ बोला जाता है, तो इसको भी यूज किया जाता है कई बार सेकेंड लॉ की जगह, ठीक है, क्योंकि इसी से डिराइव हुआ है ना वो एम ए वाला। बस यहाँ पे उसी का यूज किया गया है, एफ इंटू डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ जाएगा, डेल्टा पी के बराबर, लेकिन यहाँ ए का लिया गया है, यहाँ पे बी का लिया गया है, ठीक है। तो एफ ए बी है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ए पे फोर्स लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम भी तो ए का ही देखेंगे ना, इसीलिए पी डैश ए और पी ए लिखा गया है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज। और उसी तरह बी ए मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो फाइनल माइनस इनिशियल बी का। हो गया क्लियर? तो फोर्स अगर ए बी पे और बी ए पे इक्वल और ऑपोजिट है ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो अगर ये इक्वल ऑपोजिट है तो इनकी वैल्यू जब यहाँ पे रखोगी इसको तो क्या आएगा, देखो यही वैल्यू रख देंगे उठा के। तो ए बी वाला एक तरफ ले लो डैश डैश वाला, क्योंकि ये बाद का मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, देखो यहाँ करके दिखाते हैं, ये दोनों फोर्स की वैल्यू है। समझ गया सर। हाँ, बाकी जो लोग नहीं समझे वो देखना। तो ये डेल्टा टी इज इक्वल टू पी ए, ये था ना यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि ये तो थर्ड लॉ है ना, बताओ, यस सर। ये थर्ड लॉ है ये, सर कुछ डाउट नहीं है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और माइनस मतलब कि ऑपोजिट होता है, इक्वल होता है। तो अगर इसकी जगह रख दें उठा के हम ये, तो क्या आएगा, अगर ए पे फोर्स देख रहे हैं तो वो आएगा पी डैश ए माइनस पी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखा है हमने और कुछ नहीं लिखा है, डेल्टा पी ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी डैश ए बाद वाला मोमेंटम माइनस पहले वाला मोमेंटम, क्लियर हुआ, अपॉन डेल्टा टी। वैसे इधर भी है, माइनस लगा के पी डैश बी बाद वाला बी का मोमेंटम माइनस पहले वाला बी का मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा कुछ,
जो यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद अगर हमें पहले और बाद का मोमेंटम कंपेयर करवाना है तो ये ए का एक साइड और बी का एक साइड से काम नहीं चलेगा। पहले वो दोनों के मोमेंटम पी ए और पी बी हुआ करते थे, है ना। इन दोनों को यस एक सर। साइड इन दोनों को एक साइड लेना जरूरी है। और बाद के मोमेंटम पी ए डैश और पी बी डैश हुआ करता है, तो इन दोनों को एक साइड लेना जरूरी है। यही रीजन है कि पी बी डैश को उधर ले गए हम और पी ए को इस तरफ ले आए। तो होगा क्या, पहले तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। सही है। उसके बाद पी बी डैश उधर ले जाओ तो वो हो जाएगा प्लस का, तो पी ए डैश प्लस पी बी डैश। सही। और ये माइनस के था, उस तरफ गया तो प्लस का हो गया, मतलब कि प्लस का पी ए और प्लस का पी बी पहले से उस तरफ था। क्लियर है, ये आ जाएगा। लेकिन ये है क्या, ये सम ऑफ मोमेंटम है ना ए और बी का। यानी कि अगर हम कहें कि एक सिस्टम है जिसमें दो लोग रहते हैं ए और सर बी, टोटल फाइनल मोमेंटम। हाँ वो टोटल मोमेंटम है पहले बाद वाले सिस्टम का, ये सिस्टम का बाद वाला मोमेंटम, ये टोटल। और ये क्या है, सिस्टम का टोटल पहले वाला इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम। क्योंकि वेक्टर में टोटल हम वेक्टर एडिशन करके ही तो करेंगे ना। यस सर। ठीक है, मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी पहले वाला और मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी बाद वाला, डैश डैश में बाद वाला, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले का बाद से इक्वल आ जाने का मीनिंग क्या है, सेम कंजर्व, तो प्रूव नो तो हो नेट गया। चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया ना, वही जो हम कह रहे थे, 100 रुपए थे 100 रुपए हैं, कंजर्व हो गया। हुआ क्लियर। यस सर। तो इसको एनर्जी वाले तरीके से भी दिखाया जा सकता था, पर क्योंकि यहाँ तुम लोगों ने सिर्फ फोर्स के ही लॉ पढ़े हैं, सेकंड थर्ड वो सब, तो इसीलिए उसी के बेसिस पे दिखा दिया गया इसको। ठीक है, लेकिन वो M2 M K वाला भी किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि उसको नहीं यूज कर सकते। अब बात आती है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। अब जैसे यही सब छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो छूट जाते हैं जब टीचर्स वैसे पढ़ाते हैं ना, अपने तरीके अपने उससे बिना बुक को सामने लिए, तो ज्यादातर लोगों के ये वाले टॉपिक छूट जाते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। बाकी सब चीजें बता देंगे, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें जब क्वेश्चन आएंगी सिर्फ तभी क्लियर हो पाती हैं, ये कोई ज्यादा बताता नहीं। लेकिन जरूरी इतनी होती है कि 12th तक जाती है। 12th में भी इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर में तुमको मिलेगा कि हाँ एक दो चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम में, अब पता ही नहीं चलेगा इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी को पता है तो वो बता सकता है कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। बताओ, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। सर इक्वल फोर्स ऑन द बोथ साइड, बैलेंस, बैलेंसिंग। हाँ, अगर फोर्स के रिस्पेक्ट में देखें तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाना। सर मोशन में देखेंगे तो जो रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगा और जो उसमें मोशन में वो मोशन में ही रहेगा, तो हाँ चेंज नहीं होगी जो उनकी हाँ, स्टेट है। लेकिन उसको इक्विलिब्रियम में फोर्स के रिगार्डिंग ही बोला जाता है। हाँ तो उससे जो नेट फोर्स है एक्सटर्नल हाँ, वो वो जीरो जीरो होगी, होगा पूरे तभी उस वो रेस्ट सिस्टम पे पे। रहेंगे या फिर मोशन में हाँ रहेंगे। हाँ, उस पार्टिकल पे या उस सिस्टम पे। ठीक है, तो तब हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है फिलहाल। क्योंकि बात ये नहीं है कि फोर्स ना लगे, बात ये है कि जितने भी लग रहे हैं वो सारे कैंसिल हो जाएं। जैसे कि अभी हम लोगों के ऊपर भी तो ऐसा ही हो रहा है ना, फोर्स नहीं लग रहा है ऐसा तो है नहीं, फोर्स तो लग रहे हैं, काफी सारे फोर्स लग रहे हैं। सिद्धार्थ, फोर्स लग रहा है ना तुम्हारे ऊपर, यस सर लग रहा है ना। कौन कौन से। सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और बस वही लग रहा है, तो फिर तो तुम्हें नीचे जाना चाहिए। सर नहीं, मैं अपोजिट लगा रहा हूँ ना, नॉर्मल रिएक्शन। तुम कहाँ लगा रहे हो, नहीं मतलब मैं कहाँ लगा रहा हूँ। तुम नहीं लगा रहे हो, तुम अलग बात है, वो जो तुम लगा रहे हो वो तो तुम और उसको खींच रहे हो अर्थ को, और तुम्हें और नीचे जाना चाहिए, तुम भी इधर ही लगा रहे हो, तो तुमको तो और जाना चाहिए अर्थ पे, तुम पे तो इधर लग रहा है सर ना तुम। सरफेस लगा रहा है ना मेरे पे अपोजिट रिएक्शन। हाँ, ये कह सकते हो सरफेस लगा रहा है। ठीक है, सरफेस एक रिएक्शन लगा दे रहा है और ये उसको mg को कैंसिल कर दे रहा है, इस कैंसिल वजह से करता है तो तुम नेट दोनों फोर्स मतलब जीरो हो तुम, रहा है, हाँ इसलिए तुम मैं रेस्ट पे पार्टिकल हो हूँ। तो तुम इक्विलिब्रियम में हो फिलहाल। ठीक है, और यही सेम चीज होती है जब हम लोग कांस्टेंट स्पीड से सेम एक स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं, तब भी हम पे सारे फोर्सेस का लग सम जाता जीरो हो रहा होता है। सबको आ गई बात समझ में, इक्विलिब्रियम क्या है फोर्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, यस सर। अनीता क्लियर है।
नो सर। क्यों, क्या हुआ? सर क्या नहीं? जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है उस किस पे लगाएंगे? पार्टिकल पे। पार्टिकल मतलब कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी ये गाड़ी, कोई भी सामान, अगर किसी पे लग रहा है कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब उस पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे अभी तुम्हारे ऊपर भी कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। नेट का मतलब सारे फोर्सेस का सम जीरो हो जा रहा है। नेट का यस। मत नेट का मतलब टोटल फोर्स। क्योंकि देखो, जब यस। हम स्केलर चीजों को ऐड करते हैं ना, तो हम नेट की बात नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी चीजों को जो अपोजिट हो सकती हैं, जैसे कि वेक्टर, तो हम नेट निकालने की बात करते हैं कि नेट कितना आया, प्लस माइनस सब मिला जुला के कितना आया, जोड़ घटाव करके। तो अगर जीरो भी आ सकता है, प्लस में भी कुछ आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो अगर वो जीरो आ जाए कि टोटल फोर्स कुछ बचा ही नहीं, सारे, मतलब एक बॉडी है जिसमें कई सारे 5 फोर्सेस लग रहे हैं, सर वो लेकिन सब पांचों का कैंसिल सम, आउट हो गए। हाँ, लेकिन पांचों फोर्सेस को ऐड करके जीरो आ रहा है जब हम वेक्टर के फॉर्म में यस। उसको ऐड कर रहे हैं। तो फिर नेट फोर्स जीरो। तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे? ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। लेकिन यस। ये वाला सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। हम्म। ठीक है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं है। केमिस्ट्री में तुम लोगों ने और क्या पढ़ा है? सर थर्मोडायनेमिकली हाँ, इक्विलिब्रियम। एक होता है हीट के फॉर्म में इक्विलिब्रियम में होना, टेम्परेचर सेम रहना। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम की भी कैटेगरी होती है। ये तो केमिकली इक्विलिब्रियम में है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर उधर कहीं नहीं हो रहा है, वगैरह सर वगैरह। नेट ट्रांसफर जीरो है, होता नेट क्या है? ट्रांसफर जीरो है, हाँ। जितना आ रहा है उतना चला भी जा रहा है, या जितना जा रहा है उतना आ भी जा रहा है कहीं से। बात आई समझ में? तो इक्विलिब्रियम का यस। मतलब एक बैलेंस क्रिएट होना। ठीक है, बैलेंस में रहना कोई चीज। तो फोर्सेस सारे लग के जीरो होने का मतलब सारे फोर्सेस किस में है? बैलेंस में है ना? तो यहाँ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की यहाँ पे बात होगी। लेकिन आगे भी इक्विलिब्रियम का मतलब यही है। और वहां बस केमिकल में यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, और थर्मल में यानी कि हीट की लेन देन में, कि कोई चीज अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो ना किसी को अपनी हीट दे रही है और ना किसी से हीट रिसीव कर रही है। तो उससे होगा क्या? उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, फिक्स रहेगा। क्लियर? और या फिर जितना हीट वो रिसीव कर रही है उतना रिलीज भी कर दे रही है बॉडी, तब भी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हुआ क्लियर? ऐसा कुछ है दोनों केस में। तो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे मैकेनिकल की बात हो रही है। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो उसमें वही है, नेट फोर्स जीरो। मान लो 3 फोर्स लग रहे हैं, लेकिन तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं, फोर्स है तो वेक्टर के फॉर्म में ही ऐड करेंगे, तो ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? आंसर जीरो आ रहा है। तो फिर ये पार्टिकल जिसपे भी ये तीनों फोर्स लग रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में है। आई बात समझ में? बस ऐसा ही यस है। सर। बस ऐसा ही है। इसमें और ज्यादा कुछ सोचने समझने कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इक्विलिब्रियम बस इतना ही सा होता है, इजी सा। ठीक है, कैसे भी लग रहे हैं, कुछ भी लग रहे हैं, बस वो पार्टिकल का कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं स्टेट ऑफ मोशन, तो इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं वो। फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो गए फिर। क्लियर हुआ? तो अगर सारे फोर्सेस का सम जीरो है, तो हम अलग से ये भी कह सकते हैं कि उनके एक्स कंपोनेंट्स का सम भी जीरो होगा, उनके वाई कंपोनेंट्स का सम भी जीरो होगा, यस सर, जेड और उनके जेड कंपोनेंट। कंपोनेंट्स का सम भी जीरो होगा। तभी ऐसा पॉसिबल है कि पूरा जीरो हो जाए। सही है अनीता? नितिशा? यस सर। नितिशा? यस सर। ठीक है ना? तो वही चीज है, सिंपल सा है। कुछ कॉम्प्लेक्स अभी नहीं लग रहा है ना? लगे तो बता देना, क्योंकि ये सब चीजें उतनी है नहीं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चले। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। कॉमनली कौन कौन से फोर्सेस हमें देखने होते हैं, या हम देखते हैं आम लाइफ में, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स है क्या? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ठीक है, जिसमें हम बॉडी के मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं। मोशन की। मोशन की और फिजिकल चीजों की स्टडी कर रहे होते हैं, फिजिक की स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, बॉडी की, कि बॉडी चल रही है, रुकी हुई है, उसका मास है नहीं है, फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, वो सब बातें करते हैं। ठीक। तो कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स कौन कौन से यहाँ दिखाए गए हैं? देखो, टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। टेंशन फोर्स क्या स्प्रिंग। होता है? तो टेंशन। टेंशन फोर्स क्या होता है? पता है किसी को? नितिशा बताओ। सर जो स्प्रिंग्स में लगता है वही होता है ना टेंशन फोर्स? किस में लगता है? स्ट्रिंग में, रस्सी वगैरह में जो हाँ, लगता है। स्ट्रिंग में लगता है, वही होता है टेंशन फोर्स। पर इसको टेंशन नाम क्यों मिला हुआ है?
क्योंकि स्ट्रेच करने की वजह से लगता है और स्ट्रेच ना होने की वजह से लगता है। या तो स्ट्रेच हो ही जाए कोई सर चीज, जैसे रबर है, वो स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है, तो उसमें फोर्स कम मिलेगा तुमको। रोप में फोर्स ज्यादा मिलता है, रबर में कम मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेच हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। लेकिन रोप डिफॉर्म नहीं होती, रोप इतनी आसानी से स्ट्रेच नहीं होती, खिंचती नहीं, बहुत जरा सा होती भी है तो उसमें जो फोर्स क्रिएट होता है, खींचने की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है ज्यादातर, उसको हम टेंशन बोल सकते हैं। क्योंकि रोप से तुम धक्का तो नहीं दे सकते ना, रोप से पुशिंग फोर्स नहीं लगाया जा सकता कभी भी। सब हमेशा क्या किया जा सकता है, पुल किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। तो उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है, रोप में जो क्रिएट होता है, ध्यान रखना, उसको हम टेंशन बोलते हैं, ठीक है। आई बात सबको समझ में? सर किसको बोलते हैं, अभी आपने क्या बोला? रोप में जो क्रिएट होता है, रोप किसी पे लगाती नहीं है टेंशन फोर्स, रोप रोप के, पे लगता है। रोप पे टेंशन लगता है। या रोप के ऊपर तुम कहीं भी देखोगे किसी पॉइंट पे, तो इधर इधर खिंचाव हो रहा होगा ना, उसको टेंशन बोलते हैं, यस सर। ठीक है। तो ऐसा कुछ है। सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसकी? टेंशन की? यस सर। डेफिनेशन आएगी नहीं, बस इसे ऐसे ही समझा जाता है बेसिक तौर पे, कि टेंशन जो स्ट्रेच करने की वजह से फोर्स क्रिएट होता है रोप में, मेनली रोप में, थ्रेड में, उसको जो हम खींचते हैं ना, मतलब कि कोई लोड उसमें लगा देते हैं, कोई लोड लटका देते हैं, या फिर लोड लगा देते हैं। खींचना भी लोड लोड देना ही हुआ, ठीक है। जैसे दिमाग पे लोड देते हैं तो टेंशन आ जाता है ना, ऐसे ही हम अगर रोप पे लोड देते हैं, ठीक है, तो रोप में टेंशन आ जाता है। यस क्लियर? स्ट्रेचिंग आ जाती है, खिंचाव सा आ जाता है, ठीक। बस ऐसा ही। यस। अब इसको कैसे भी बना के लिखना चाहो लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। और क्लियर हो गया सबको? अनीता क्लियर है? तो एक तो यस सर। टेंशन होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लोग जानते ही हो, इसको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और स्प्रिंग भी तो फोर्स लगाती है, वो किस तरह सर का होता है? मासलेस स्ट्रिंग होती है और एक मास वाली स्ट्रिंग होती है, उनमें क्या फर्क होता है? मासलेस स्ट्रिंग हवा में होती है, मतलब होती नहीं है, बस बोल दिया रहता है कि मान मासलेस लेते हैं स्ट्रिंग कि ले रहे उसका हैं। मास हाँ, बहुत कम होता है तो। मान इसलिए लेते हैं, मान इसलिए पाते हैं, क्योंकि जो चीज उससे लटका रहे हैं, उसका मास इसके कंपैरिजन में काफी बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। तो इसलिए मान सकते हैं कि ये, जैसे हम लोग एक पॉइंट है क्या, हम लोग पॉइंट हैं, हाँ या सर, एक, हाँ या एक पूरी किसी बॉडी है? नहीं सर, पॉइंट मान सकते हैं अगर हम किसी बड़े के रेफरेंस में देखें तो, जैसे अर्थ हाँ, के रेफरेंस में देखेंगे तो पॉइंट है। तुम लोग को पता है एक बार एक सैटेलाइट भेजा गया था, मतलब एक, वो सैटेलाइट कह रहे हैं, एक प्रॉप भेजा गया था अर्थ से बाहर, जिसको बस सोलर सिस्टम को पार करके आगे जाना था। वो सीधा सीधा चलता जा रहा था, ठीक है, और पिक्चर्स क्लिक कर कर करके अर्थ पे भेज रहा था। ऐसा किया गया था। तो उसमें एक साइंटिस्ट थी, एक लड़की, उसका मन किया कि जब सोलर सिस्टम से बाहर निकलने ही वाला था वो प्रॉब जो है हमारे सोलर सिस्टम से बाहर, तो सोचा कि कैमरा पीछे घुमाया जाए और देखा जाए वहां से अर्थ कैसी नजर आ रही है, ये सर ठीक है। पॉइंट साइज नजर आती है। कॉइन साइज नहीं नजर आ रही थी, पॉइंट साइज, अच्छा पॉइंट ही बोल रहे हो तुम? हाँ, हाँ सर, पॉइंट ही बोला। पॉइंट पॉइंट साइज नजर आ रही थी, और भी लाइट ब्लू कलर का पॉइंट, एक ब्लू पॉइंट जैसी। यानी कि यही हम लोगों की सच्चाई है। कितना भी हम लोग नीट कर लें, कुछ भी कर लें, हम लोग एक पॉइंट साइज की चीज में रह रहे हैं, जिसको हम बहुत बड़ा मानते हैं। सर सोलर सिस्टम से बहुत दूर जाएंगे तो सोलर सिस्टम भी एक खुद पॉइंट पॉइंट साइज साइज जैसा दिखता है। लगने लगता है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, दूर से तुम जो स्टार को देख रहे हो, वो भी तो सोलर सिस्टम को ही तो देख रहे हो, एक तरह से देखा जाए ये तो पॉइंट साइज ही तो है। हमारा सोलर सिस्टम भी किसी दूसरे सोलर सिस्टम से स्टार जैसा नजर आता है, मतलब पॉइंट के जैसा नजर आता है। क्लियर? सन हमारा सर, मैं जो, मास की बात कर रहा था, स्ट्रिंग का जो मास होता है और मासलेस स्ट्रिंग होती है, उनमें फर्क क्या होता है? मैं मतलब बोल, हम सॉल्व करने में क्या फर्क होता है? तो हमें मास उसका लेना नहीं पड़ता ना। अगर मास हमने ले लिया, तो यहाँ यहाँ का कुछ मास होगा पर यूनिट लेंथ, कुछ मास में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे एक टेबल से नीचे लटका दिया हमने उसको, तो चक्कर ये हो जाएगा, ऐसे लटका दिया, तो इतना जो पोर्शन स्ट्रिंग का लटका है या चेन का लटका है, उसका मास भी लेना पड़ेगा हमको इसके खींचने में। इसके एमजी में इसका एमजी भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो सर ये उसके चक्कर है। लिए अलग इक्वेशंस होंगी ना? नहीं, उसी से बनेंगी, वो अभी पता चल जाएगा। वो पता चलेगा कि मास पर यूनिट लेंथ जब निकलेगा ना, तब समझ में आ जाएगा, फिर से। ठीक है। अभी देखो पहले यहाँ पे, ठीक है, टेंशन समझ में आ गया। रोप वगैरह वाली, रोप में, थ्रेड में लगता है, ठीक है, रस्सी में या फिर धागे वगैरह में टेंशन लगता है, ये वाला समझ में आ गया। उसके अलावा स्प्रिंग भी तो एक टाइप का फोर्स लगाती है, ये ये कैसा होता है? इसको भले कुछ नाम ना दें, स्प्रिंग फोर्स ही बोल दें, लेकिन इसका फोर्स थोड़ा अलग तरह का होता है ना, क्योंकि सर ये वो, स्ट्रेच भी हो जाती है, हाँ, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन जो फोर्स लगता है उसे ठीक है। बोलते हैं। तो एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है,
हर स्प्रिंग का, क्योंकि उसकी बनावट है ना, कुछ उसके सर्कल छोटे हैं कि बड़े हैं, है ना, और उसके सर्कल्स के बीच में गैप कितना है, मतलब उसकी पिच कितनी है, इस गैप को पिच बोला जाता है। ठीक है। सबने स्प्रिंग देखी होगी, उसमें सर्कुलर रिंग्स टाइप की होती हैं, तो एक सर्कुलर रिंग और उसके बगल वाली सर्कुलर रिंग के बीच में गैप होता है। किसी किसी स्प्रिंग में ज्यादा गैप होता है, किसी में कम गैप होता है, हम खींच दें तो गैप थोड़ा बढ़ जाता है ना, तो वो पिच बोला जाता है। क्लियर। और उसके बेसिस पे उसकी स्प्रिंग की स्ट्रेंथ तय होती है, पिच के बेसिस पे, स्प्रिंग के साइज के बेसिस पे कि बड़ी है कि छोटी स्प्रिंग है ना, मटेरियल कौन सा है स्प्रिंग का, प्लास्टिक है कि कोई मेटल है, मोटी मतलब थिकनेस कितनी है इस वाले मटेरियल की, ये सब बातों पर डिपेंड होता है। तो उसके लिए वो मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई ना ये, या फिर पूरे स्प्रिंग की प्रॉपर्टी हो गई, उसकी बनावट को मिला जुला लें तो एक चीज के डिफाइन होता है स्प्रिंग के लिए, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये ध्यान फोर्स रखना, कांस्टेंट। या फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो ये निकलता कैसे है, हम कैसे पता करेंगे कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है? तो अगर हमने कोई चीज लटकाई स्प्रिंग पे या उस स्प्रिंग को खींचा, ठीक है, किसी फोर्स लगा के, जैसे मान लो mg फोर्स लगा के स्प्रिंग को खींचा, तो हम पहले बिना जब खींच नहीं रहे थे तब हम देख लेंगे कि स्प्रिंग की जो लोअर एंड है वो लेंथ है। कहाँ थी, कहाँ पे थी। ठीक है, नहीं लोअर एंड उसका कहाँ पे था, बस खाली उतना देखना जरूरी है। मान लो यहाँ पे था, लेकिन जैसे हमने मास लटका दिया तो वो शिफ्ट होके नीचे थोड़ा सा खिसक गया, यानी कि एक्स डिस्टेंस उसमें डिफॉर्मेशन आ गया, चेंज हो गया, मतलब उसकी लेंथ एक्स डिस्टेंस चेंज हो गई। एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंड हो गई। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट और उस एक्स को मल्टीप्लाई करने पे फोर्स आ जाता है। बात आई समझ में? और ये कैसे हुआ, ये बड़ा सिंपल सा है कि तुम लोगों ने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग यूज की है, खींच के देखा है स्प्रिंग को, यस सर। किया है? तो सर वो एक वापस बात, खींचती है हमें। हाँ वो पता है, लेकिन अभी हम दूसरी चीज पूछ रहे हैं, ध्यान देना। मान लो स्प्रिंग को हम, यहाँ पे स्प्रिंग रिजिड फिक्स हुई है, ठीक है, यहाँ से हिलेगी डुलेगी नहीं, हमने स्प्रिंग को मान लो इतना खींचा यहाँ तक, और इसी सेम स्प्रिंग को किसी और ने मान लो इतना खींचा, तो इसमें फर्क क्या होगा? सर फोर्स का सेकंड वाले में ज्यादा फोर्स लगेगी। जिसने ज्यादा खींचा उसको ज्यादा यस फोर्स भी तो सर। लगाना पड़ेगा ना। ये यस बात सर। ये बात समझ में आ रही है? ये मतलब क्लियर कट है, साफ दिखता है। तो और क्यों ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, स्प्रिंग तो सेम है। जैसे एक मास है, एक बॉडी है, उसको उठाने में तो उतना ही फोर्स सबको लगाना पड़ता है। एक डब्बा है, उसका मास कुछ है m, ठीक है, तो उसको उठाने में सबको तो mg के बराबर ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना, चाहे कोई भी उठाए यस सर। और कितना भी ऊपर उठाए। तो फिर स्प्रिंग में क्या दिक्कत है? स्प्रिंग की बनावट ऐसी है कि जैसे जैसे हम उसको खींचते हैं वैसे वैसे स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता जाता है, फिक्स नहीं होता किसी स्प्रिंग का फोर्स। ठीक है, क्लियर है? तो जितना खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी स्प्रिंग तुम्हारे ऊपर भी, वही एक्शन रिएक्शन वाला चक्कर। ठीक है, तो जितना खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स आएगा। तो इसका मतलब जो स्प्रिंग का जो फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स जो स्प्रिंग तुम्हारे ऊपर लगा रही है, ध्यान रखना, वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, कि कितना हमने खींचा है उसको। आई बात समझ में? ये साफ है, यहाँ कुछ डाउट नहीं है? तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं के तो एक लग जाए। कांस्टेंट आ जाता है के, और इसी को हम फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. सर इसमें और इसकी माइनस भी लगाएंगे ना? नहीं, इस फोर्स में क्यों लगाएंगे? हाँ, अगर हम x इस तरफ देख रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, सर ये क्योंकि तो x उल्टा वर्क x कर रहा राइट साइड, हम अगर राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो स्प्रिंग में फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी वो लेफ्ट साइड डेवलप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स जिसको बोलेंगे। अगर हम इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं तो माइनस के एक्स लिखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि x राइट साइड है और जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है इस ऑब्जेक्ट पे वो लेफ्ट साइड है। हुआ क्लियर? जैसे यहाँ पे भी डिफॉर्मेशन नीचे हुआ था, लेकिन स्प्रिंग इस डब्बे पे या जिस भी चीज है इस पे फोर्स ऊपर लगाएगी ना, रीस्टोरिंग फोर्स, खुद की फॉर्म को है। रीस्टोर यस। करने के लिए। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. अनीता, क्लियर है कि स्प्रिंग जो है अपने फॉर्म को रीस्टोर करती है, मतलब अपनी जिस जो बनावट है उसको फिर से पाना चाहती है, उसकी वजह से फोर्स लगाती है ना? कंफ्यूजन है अनीता? हेलो, लगता है आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो तुम लोग देखो। और इसके अलावा और अगर हम कुछ बातें करें तो
किस तरह की फोर्स होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा ना इसमें? है यहाँ पे, पता नहीं बात की जाएगी कि नहीं, लेकिन होता है, फिर कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है। हम्म? फिर लेकिन कौन यहाँ सी? पे ज्यादातर हम कांटेक्ट वाले फोर्सेस की बात करेंगे। सर ठीक है, मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं ना हम इसमें तो वैसे भी। हाँ नहीं, ऐसा नहीं कि उसमें वो वाली बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो वाला फोर्स इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, और उसको पढ़ना ऊपर ऊपर से काम चलने लायक होता नहीं है। कि स्प्रिंग का जैसे आसानी से बता दिया के एक्स होता है, वैसे मैग्नेटिक का आसानी से नहीं बताया जा सकता कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, उसका एक अच्छा खासा फॉर्मूला है। सर ठीक, मैग्नेट का तो अलग ही चैप्टर आता है। हाँ, तो इसीलिए उसका एक अलग ही फॉर्मूला लंबा चौड़ा, तो उसको यहाँ इंक्लूड ज्यादा नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, मैकेनिक्स को वहां जरूर इंक्लूड किया जा सकता है उसमें। कितनी स्पीड से चल रहे हैं, इतना फोर्स लग रहा है, तो क्या क्या होगा, वो जरूर हो सकता है। क्लियर? अब एक पानी के अंदर लग रहा है, ये कौन सा फोर्स होता है? इसको बॉयंसी फोर्स या ऐसे कुछ नाम देते हैं। ठीक है, बॉयंस होता है ये। बॉयंट हाँ, बॉयंट फोर्स। हाँ, बॉयंट फोर्स बोलते हैं ना। यहाँ पे पता नहीं नाम हम कहाँ दिया है, नीचे दिया है कि नहीं। तो वो होता है क्योंकि पानी में हम लोगों ने देखा है कि कोई चीज अपने आप ऊपर आ जाती है ना, तो उसको हम कह सकते हैं बॉयंट सर अब फोर्स। थ्रस्ट जो लगती है। अप थ्रस्ट जो लगता है, ऊपर की तरफ पानी पुश करता है किसी भी चीज को। ठीक है, तो क्लियर हो गया। और फ्रिक्शन एक फोर्स होता है, ये कौन सा है? जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं और एक बॉडी एक तरफ चलना चाह रही है, दूसरी बॉडी दूसरी तरफ, या फिर एक रुकी हुई है और एक चलना चाह रही है, ऐसा भी, दोनों में से किसी कोई भी सिचुएशन ले लो, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है फ्रिक्शन। जो रबिंग फोर्स होता है, रब करने में, घिसने में जो लगता है, वो फ्रिक्शन। क्लियर? तो एक यस। फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा अभी बस ये बता रहे हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। वो सरफेस और या दो बॉडीज के सरफेस के बीच में लग सकता है बस। और उस फ्रिक्शन में भी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और एक सर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब जब कोई बॉडी पे तुम फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी हिल भी नहीं रही है, तो उसका मतलब है वो बॉडी किसी फोर्स की वजह से रुकी हुई है, तभी तो मूव नहीं कर रही है। कोई फोर्स उस तुम्हारे फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है, तो वही फोर्स फ्रिक्शन होता है जनरली। अगर कोई चीज शिफ्ट नहीं होती है ना, खिसकती नहीं है, तो फ्रिक्शन की वजह से नहीं खिसक रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो स्टैटिक होगा, बॉडी के रुके हुए होने की वजह से होगा। क्लियर है नितिशा? क्लियर है ना? यस सर। हाँ, ठीक है, तो बस यही है। और इसके अलावा और बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिखाया गया है। और उसके बाद जब हम लोग स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, यहीं से फिर और आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अब बातें आएंगी कि भाई कैसे हम सॉल्व करते हैं चीजों को, इन सब चीजों को भी और पीछे वाले को भी। तो नेक्स्ट टर्न पे हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ये वाले भी, पीछे वाले भी, ध्यान सर रखना। आज की क्लास यहीं तक। हाँ, आज की क्लास बिल्कुल यहीं तक, इसके बाद थैंक यू सर। खत्म है। और यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन आएगा वो इसमें सही से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत वैसे ही था ना, ऊपर ऊपर से मैंने बताया था ना कि फोर्स आएगा तब ठीक से समझ में आएगा सर्कुलर मोशन, ऐसे नहीं आता है। सर लंबा चलेगा चैप्टर। नहीं, इतना लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि ये 2 लेक्चर और, हाँ देखो खत्म तो हो गया, कहाँ है कुछ। सर्कुलर मोशन है, उसके पहले ये फोर्सेस पे थोड़ा बहुत है, हम लोग यहाँ तक तो मेरे कहीं पास पहुंच तो ही बहुत चुके कुछ है। हैं। नहीं होगा, ठीक से देखना। सर चलो, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पे कितना बड़ा टॉपिक दे रखा है। इसी यही बुक है, मतलब एनसीईआरटी की बात कर रहे हो? नहीं मेरे मॉड्यूल में। हाँ, वो हो सकता, वो सब आएगा, वो सब बातें होंगी। सर पर चलो, इसमें एक एक लाइनों में लिखा होता है, इसमें पूरे टॉपिक दे रखे हैं, काइनेटिक एंड हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन, उस तरह से इसमें बीच बीच में लिखा फ्रिक्शन होता है एट ना। एटॉमिक लेवल। हम्म, सर उसमें छोटा सा उसको तुम टॉपिक अलग होगा से, उस फ्रिक्शन पता है, का। उसको तुम अलग से नहीं भी पढ़ोगे ना, तब भी तुम्हें सब समझ में आएगा। उसका रीजन है, क्वेश्चन करते टाइम या वैसे इसमें ज्यादा समझ में आता है। इसमें थ्योरी में बहुत ज्यादा नहीं होता है, जब क्वेश्चन करोगे तो फंसोगे, तभी समझ में आएगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले से हम कुछ भी ज्यादा बता देना एक्स्ट्रा, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि फ्रिक्शन का वो पूरा लॉ बता दें। हम बस एक्सप्लेन कर दें कि फ्रिक्शन कैसे कैसे लगता है। कोई इधर खींचोगे तो उधर लगेगा, उधर खींचोगे तो इधर लगेगा, अपोजिट लगता है, बस सर फिर उतना ही मेरे को बताना होगा। दुख होगा ना, मैं से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो। फिर मैं नहीं दुख, आपके पास आऊंगा तो मेरे को लगेगा मेरे का तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं, ये गलत सोच रहे हो। एक क्लियर बात बता दें, तुम कितने भी अच्छे से कॉन्सेप्ट सही से पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन नहीं लगेंगे, क्योंकि वो नहीं लगना लैंग्वेज प्रॉब्लम से रिलेटेड है। कोई चीज सीख लेना एक बात है, अप्लाई करना दूसरी बात है। कार चलाना जब तुमने सीख लिया, सारे बेसिक सीख लिए, लेकिन बैठोगे चलाने तो उससे 10 और चीजें मिलेंगी तुमको, कितना भी कुछ सीख लो तुम। तो वो उसको मतलब एक्सेप्ट करो कि हाँ, प्रॉब्लम तो आएगी ही, उसमें कहीं कुछ डाउट नहीं है, और वो एक एक करके रिजॉल्व होगी, एक एक दो दो चार चार करके रिजॉल्व होती चली जाएंगी, जब ये समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे समझते हैं। ठीक है, दुख तो होगा, दुख से बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन वो टेम्परेरी होना चाहिए।
उसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए बस। चलो ठीक है फिर।